Well, students, now we are going to start our class. Good morning once again. And you all are knowing that today's topic is death of an old partner. Okay. So today's topic, student, you will see on your screen, death of an old partner. And in case of death, on the death of a partner, the amount payable to him is to be paid to his legal representative. So student, I was talking कि जो डेथ ऑफ एन ओल्ड पार्टनर, ये जो चैप्टर है आपके डीके गोयल के बुक में रिटायरमेंट वाले चैप्टर में ही दिया हुआ है। ऐसा क्यों? कुछ बुक्स में अलग दिया होता है एक चैप्टर, बट दोनों में देखो, अगर हम कंपेयर करें या सिमिलरिटीज देखें तो दोनों में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। रिटायरमेंट के केस में भी एक पार्टनर कम होता है, फर्म छोड़कर जाता है अपनी इच्छा से। एक फिक्स डेट को ईयर के लास्ट में या बिगनिंग में वो नोटिस पहले से दिया रहता है कि वो इस पर्टिकुलर डेट से ही विल गेट रिटायर। ठीक है, तो वो रिटायर होने की अपनी इच्छा बताता है और रिटायर हो जाता है। तो हम जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं रिटायरमेंट में, सेम वैसा ही ट्रीटमेंट डेथ में भी करना होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि डेथ में भी एक पार्टनर कम होता है, बट फर्क है कि डेथ में पार्टनर अपनी इच्छा से नहीं जाता, वो अपनी जो है ऊपर वाले की इच्छा से जाता है। मतलब ऑल ऑफ सडन कभी भी किसी भी टाइम इन द मिड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, कोई भी पर्सन, कोई भी पार्टनर डाई कर सकता है, डेथ हो सकता है उसका। ठीक है, तो एक चीज़ तो तय हो गई कि दोनों के केस में एक पार्टनर कम होता है ना। तो जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम रिटायरमेंट के टाइम करते हैं, वही सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम डेथ के टाइम भी करेंगे। फर्क इतना है कि रिटायरमेंट के केस में जो टोटल अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर होता है, हम वो उसे खुद पेमेंट करते हैं उसी की कैपिटल अकाउंट में टू बैंक करके, या लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और बाद में इंस्टॉलमेंट में हम पेमेंट कर देते हैं विद इंटरेस्ट। बट डेथ में क्या होता है कि हम मरने वाले पार्टनर को कभी भी पेमेंट नहीं कर सकते। सो नो डाउट हम लोग कैपिटल अकाउंट तो बनाएंगे मरने वाले पार्टनर का, ठीक है, और बैलेंसिंग फिगर भी पता करेंगे कि कितना अमाउंट उसको देना है। लेकिन जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हम कभी भी उसके कैपिटल अकाउंट में पेमेंट नहीं करेंगे, टू बैंक करके कभी भी पेमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि मरने वाला पार्टनर पैसा नहीं ले सकता। तो क्या करेंगे, जितना भी अमाउंट उसके हिस्से का, उसके कैपिटल का बैलेंस आ रहा है लास्ट में, वो पूरा का पूरा अमाउंट उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अकाउंट में पहले ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसे एग्जीक्यूटर भी कहते हैं। यानी उसका जो लीगल एग्जीक्यूटर होगा, उत्तराधिकारी होगा, नॉमिनी होगा बाय लॉ, उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और वही क्लेम भी कर सकता है, वही पर्सन जो एग्जीक्यूटर है और कोई नहीं। तो वो क्लेम करता है तो उसका डिसीज पार्टनर का हम सारा अमाउंट पता करते हैं कि कितना रुपया उसे देना है, और वो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अब रही बात कि एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद पेमेंट कैसे होगा, तो फिर वही क्वेश्चन आ जाता है। अगर क्वेश्चन में पेमेंट करने के लिए नहीं कहा है तो हम एग्जीक्यूटर्स के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अगर पेमेंट करने के लिए कहा है तो एग्जीक्यूटर अकाउंट सेपरेट बनाएंगे और फिर हम उसमें पेमेंट करेंगे, चाहे पूरा अमाउंट एक ही बार में पेमेंट करें इमीडिएटली, या उसको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करें। जो भी केस होगा वो क्वेश्चन में दिया होगा। तो बच्चों, आप लोग को ये समझ में आ गया कि रिटायरमेंट और डेथ में कुछ अंतर ज़्यादा नहीं है। रिटायरमेंट में भी एक पार्टनर कम होगा, डेथ में भी कम होगा। रिटायरमेंट में भी गेनिंग रेशियो पता करते हैं, डेथ में भी गेनिंग रेशियो पता करेंगे। ठीक है, रिटायरमेंट में भी हम लोग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व को ओल्ड रेशियो में बांटते हैं और डेथ में भी वही करेंगे। रिटायरमेंट में हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और जो भी प्रॉफिट लॉस होता है उसे सभी ओल्ड पार्टनर में बांटते हैं।
यहाँ पर भी हम लोग वही करते हैं, रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना हुआ, अगर इंफॉर्मेशन दिया है तो बनाएंगे और उसका प्रॉफिट लॉस जो भी आएगा वो सभी ओल्ड पार्टनर्स में सभी में बटेगा। डेथ डिसीज पार्टनर इज आल्सो एन ओल्ड पार्टनर, ठीक है, यहाँ दिमाग में रखना, जैसे रिटायरिंग पार्टनर भी ओल्ड है तो डिसीज्ड भी ओल्ड है, क्योंकि उसका नॉमिनी तो क्लेम करेगा ना। फिर उसके बाद गुडविल का वैल्यूएशन, जैसे रिटायरमेंट वाले दिन गुडविल का नया वैल्यूएशन होता है, उसी तरीके से डेथ वाले दिन भी अगर गुडविल का वैल्यूएशन किया जाना है और लिखा है तो उसका वैल्यूएशन करेंगे और उसको उसी गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ट्रीटमेंट करेंगे जैसे कि रिटायरमेंट में करते थे, ठीक है। अगर जैसे रिटायरमेंट में कोई पार्टनर ड्राइंग किया है तो उसका कैपिटल डेबिट करते हैं, ठीक उसी तरह डेथ जो डिसीज्ड पार्टनर है मरने से पहले तक जितने रुपए का ड्राइंग किया है वो उसके कैपिटल में डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी ट्रीटमेंट एज इट इज होनी है। देखो चेंज क्या होना है, आपको याद होगा कि जनरली रिटायरमेंट में एक पार्टनर क्लोजिंग डेट को ही रिटायर होता है या बिगिनिंग में रिटायर होता है, तो उस समय का जो प्रॉफिट तो कोई जनरेट हुआ नहीं होता, क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, पहली तारीख को तो कोई प्रॉफिट कमाएगा नहीं। लेकिन डेथ में क्या होता है, मान लो कि 2 महीने 3 महीने वो पार्टनर काम किया एज ए पार्टनर और 3 महीने बाद उसका डेथ हो गया, तो अब बताओ कि उस 3 महीने करेंट अकाउंटिंग पीरियड में अगर ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई पार्टनर डाइज करता है, डेथ करता है, तो उस 3 महीने 2 महीने वट एवर जितने भी दिन, मान लो 12 दिन 15 दिन 20 दिन या महीने, जितने भी दिन वो काम किया उतने दिन जो बिजनेस है चला होगा तो उसका टर्नओवर हुआ होगा तो प्रॉफिट हुआ होगा, तो उस प्रॉफिट में से उस डिसीज्ड पार्टनर का शेयर देना होता है। दिस इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। अब आप बताओ कि अभी ईयर बंद नहीं हुआ, क्लोज नहीं हुआ, हम बीच में कैसे पता कर सकते हैं कि कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो इसके लिए कुछ एस्टिमेट किया जाता है, 2 तरीका है इसमें, या हम 3 कह सकते हैं, 2 ही है बट 3 कह सकते हैं। 2 मेन है, एक ऑन टाइम बेसिस है और दूसरा है ऑन टर्नओवर बेसिस या सेल्स बेसिस, बट टाइम बेसिस को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट फ्यू ईयर्स, यानी पिछले कुछ सालों का हम प्रॉफिट का एवरेज निकाल लेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि इस साल भी लगभग इतना ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि 1-2 मिड टर्म में हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते, तो हम लोग एवरेज लेते हैं, पिछले साल का, पिछले कई सालों का एवरेज क्वेश्चन में दिया होगा, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे 1 साल का, फिर उसमें से जितने दिन वो काम किया होगा उतने दिन का प्रॉफिट निकालेंगे, जितने दिन ऐसे पार्टनर रहा होगा, फिर जितना प्रॉफिट आएगा उसमें से मरने वाले पार्टनर का शेयर निकालेंगे, ठीक है। ठीक इसी तरह लास्ट ईयर प्रॉफिट के आधार पे होता है, तो एवरेज प्रॉफिट की जगह हम लास्ट ईयर प्रॉफिट जो हुआ है उसी को मान लेंगे कि इस साल भी उतना ही प्रॉफिट होगा, तो उस लास्ट ईयर के प्रॉफिट में से पहले उतने मंथ या दिन का हम प्रॉफिट निकालेंगे जितने मंथ या दिन वो पार्टनर मरने वाला जिंदा रह के काम किया, फिर उसमें से उस मरने वाले पार्टनर का शेयर निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर या सेल्स, ये ज़्यादा अच्छा है। इसमें करते क्या है कि जिस दिन पार्टनर का डेथ हुआ उस दिन तक, अप्रैल 1 तारीख से लेकर मरने की तारीख तक कितने रुपए का प्रॉफिट, कितने रुपए का सेल हुआ है उस बिजनेस में, ठीक है, और उस बिजनेस में प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, तो जितना प्रॉफिट का परसेंटेज है उसके हिसाब से उस सेलिंग प्राइस पे, सेलिंग अमाउंट पे अप टू डेट ऑफ डेथ कैलकुलेट कर लेंगे, तो जितना प्रॉफिट आएगा उसमें से मरने वाले पार्टनर का शेयर निकाल लेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो भी है थोड़ा सा मीनिंग और इससे रिलेटेड जो भी आइटम्स, व्हाट शुड बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड इनटू द कैपिटल अकाउंट, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड। यू विल टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल students. Here calculation of the total amount due to representative of the deceased partner. So देखो मरने वाला, डिसीज्ड मीन्स मरने वाले पार्टनर के रिप्रेजेंटेटिव यानी एग्जीक्यूटर को जो पैसा हमें देना होगा उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ये लिखा हुआ है। कैलकुलेशन ऑफ द टोटल अमाउंट ड्यू टू एग्जीक्यूटर और रिप्रेजेंटेटिव, जो भी आप कह लो, ऑफ डिसीज्ड पार्टनर।
सो देखो क्या क्या देते हैं मरने वाले पार्टनर को। तो सबसे पहले यहाँ पे आप पढ़ लो, यहाँ लिखा है कि on the death of a partner, accounts in the books of the firm are maintained in the same way as, कैसे मेंटेन करना है देखो आप ध्यान से सुनो, maintained in the same way as on the retirement of a partner। जैसे हम रिटायरिंग पार्टनर के केस में हम अकाउंट मेंटेन करते हैं, जैसे रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, लाइक दैट यहाँ पर भी बनना है। बट ज्यादातर क्वेश्चन में सिर्फ मरने वाले पार्टनर का अकाउंट पूछता है, तो सिर्फ एक ही पार्टनर का बनाना होता है, ठीक है। देखा जाएगा, बनाना सब कुछ वैसा ही है जैसा कहेगा। Thus, the legal representative of the deceased partner are entitled। तो इस प्रकार जो मरने वाला पार्टनर है उसके जो उत्तराधिकारी हैं लीगली, उनको क्या क्या क्लेम करने का राइट है, इंटाइटल टू क्लेम द फॉलोइंग अमाउंट्स व्हिच आर क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल। तो जो जो उनके कैपिटल में क्रेडिट होगा वो सारे अमाउंट क्लेम करते हैं। क्या क्या चीजें हैं क्रेडिट करने वाला आइटम, यानी पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट क्या क्या करेंगे मरने वाले पार्टनर्स के, वो हम बात करते हैं अभी। तो सबसे पहले हम लोग मरने वाले पार्टनर का जितना क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल होगा। सो देखो स्टूडेंट्स, द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट, राइट, यानी जो पार्टनर मर रहा है लायबिलिटी में उसका कितना कैपिटल दिया हुआ है, पहले वो लिखेंगे बाय बैलेंस पे डील। फिर उसके बाद हिज शेयर ऑफ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल का नया वैल्यूएशन होगा और उसको गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में करते हैं, मरने वाले पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप देखो, देन आफ्टर नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि पार्टनर्स आर इंटाइटल टू गेट इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल, तो मरने वाले पार्टनर का 1 अप्रैल से मरने की तारीख तक जितना दिन या महीना हो रहा है उतने दिन या मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे उसके कैपिटल पे, जो भी ओपनिंग बैलेंस रहा होगा लायबिलिटी में उसी अमाउंट पे इंटरेस्ट निकालेंगे गिवन परसेंटेज से और उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। His share of profit on revaluation of assets and liabilities, अगर revaluation अकाउंट बनाया गया है उस पर प्रॉफिट हुआ है तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे उसका शेयर, जैसे करते हैं हम लोग। His share of undistributed profit and reserve, ये हम बात कर रहे हैं accumulated profit loss reserve की, ठीक है, जो लायबिलिटी में दिया रहता है, जैसे जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, IFR, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीजें अगर है तो इसको उसका शेयर उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। फिर ये लास्ट वाला जो आया है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। तो देखो स्टूडेंट, ये नोटबुक पे नोट कर लो, लास्ट वाला 6 वाला जो पॉइंट है, इस बार बोर्ड एग्जाम में यही पूछा जाएगा आपके सिलेबस में। जो डिलीटेड टॉपिक है वो ऊपर वाला कैपिटल अकाउंट है या एडजस्टमेंट है, लेकिन ये जरूर आएगा इस बार, ये डिलीट नहीं किया गया है। डेथ में मरने वाले पार्टनर के हिस्से का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, जर्नल एंट्री कैसे किया जाएगा, ये सारा चीज पढ़ना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 6 वाला, यही इस बार बोर्ड में आएगा, इसको ध्यान में रखो। और बाकी सारी चीजें जो ऊपर हमने पढ़ा, चूंकि वो भी है रिटायरमेंट में जैसे होता है वैसा ही है, लेकिन इवैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका 6 वाला पॉइंट आएगा, ठीक है। तो मरने वाले पार्टनर का कैसे निकालेंगे प्रॉफिट, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे। अभी पहले पढ़ ले कि अब डेबिट क्या करेंगे। अभी तो हमने पढ़ा कि कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट क्या करेंगे मरने वाले पार्टनर के। सो अब द फॉलोइंग अमाउंट्स विल बी डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर फॉर एसर्टेनिंग द अमाउंट ड्यू टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अभी तक तो क्रेडिट किया, अब डेबिट क्या करेंगे, ठीक है। सो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ड्राइंग अगर क्वेश्चन में दिया है कि मरने वाला पार्टनर कितने रुपए तक का ड्राइंग किया है मरने की तारीख तक, तो उतने रुपए को कैलकुलेट करेंगे, जितना अमाउंट आएगा उसकी कैपिटल में डेबिट कर देंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि पार्टनर्स विल बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन देयर ड्राइंग, सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जितना होगा, जितने मंथ का दिन का, उतना हम निकालेंगे और उसके अकाउंट में डेबिट कर देंगे। फिर उसके बाद हिज शेयर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, देखो प्रॉफिट था तो क्रेडिट किए, अगर लॉस आएगा रिवैल्यूएशन पे तो हम क्या करेंगे, उसका कैपिटल डेबिट अकाउंट में डेबिट कर देंगे, ठीक है। फिर हिज शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस सच एज डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो फिक्टिशियस एसेट होता है,
इन सभी चीजों क्या करते हैं, डेबिट करते हैं कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में, जैसे रिटायरमेंट में करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद ही शेयर ऑफ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो बेटा रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ गुडविल या इंक्रीज इन वैल्यू, इसको आप इग्नोर करो क्योंकि वो टेक्निकली बोल रहा है, करेक्ट, बट आप यही तरीका अपनाओगे कि जब भी कोई पार्टनर का डेथ होता है तो गेनिंग पार्टनर डेबिट और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स क्रेडिट होता है, और जो ओल्ड गुडविल होता है वो राइट ऑफ हो जाएगा। ओल्ड गुडविल अगर दिया रहेगा बैलेंस शीट में तो वो कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग एक नोट लिखा हुआ है, ध्यान से समझना, बोल रहा है ऑल ऑफ दी अबव मेंशन एडजस्टमेंट आर फर्स्ट मेड इन द डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी ज्यादातर हमसे सिर्फ मरने वाले पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, जैसे हम 3 पार्टनर का बनाते थे, एक्स वाई जेड है, मान लो जेड का डेथ हो गया तो सिर्फ जेड का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, एक्स वाई का नहीं बनाएंगे। अगर बोलेगा प्रिपेयर डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सारा ट्रीटमेंट उसी तरह है, सिर्फ एक ही पार्टनर का रहेगा, ठीक है। एंड द बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो उस डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और लास्ट में जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कभी भी उसका बैलेंस सीडी या कैश बैंक कुछ नहीं लिखते क्योंकि मरने वाला पार्टनर पैसा नहीं ले सकता, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, अब आप देखो इसमें लिखा है द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पार्टनर इज एंटाइटल्ड। अब देखो यहाँ पर कुछ और चीजें बता रहा है, इसे नोट कर लो, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। सो द लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होता है डिसीज पार्टनर का, उसको राइट है क्या, एट हिज डिस्क्रिएशन, अगर वो चाहे तो, टू गेट इंटरेस्ट एट 6% पर एनम ऑन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ टू द डेट ऑफ पेमेंट। यानी जब तक फर्म ने पेमेंट नहीं किया है रिप्रेजेंटेटिव को, तब तक मरने की तारीख से लेकर के और पेमेंट की तारीख तक का जितना गैप हो रहा है उतने दिन का वो ब्याज ले सकता है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। जैसा कि आप एडमिशन में भी पढ़े हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग में भी पढ़े हो और फंडामेंटल में भी, कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट, अगर किसी पार्टनर का लोन है आपके फर्म में तो उसे 6% पर एनम के रेट से लोन पे इंटरेस्ट लेने का अधिकार है। तो जब वो पार्टनर मर गया और उसका अमाउंट बैलेंस कैलकुलेट करके उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया, अब तो वो पार्टनर्स है नहीं, ठीक है, तो उसका पैसा अगर पेमेंट नहीं कर रही है फर्म तो उस पर उसके रिप्रेजेंटेटिव को 6% के रेट से इंटरेस्ट लेने का राइट है। या दूसरा भी चीज है, ड्यू फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ द पेमेंट और to that portion of profit which is earned by the firm with the amount due to deceased partner, ठीक है। अगर कैपिटल रेशियो में बांटते हैं ये लोग, शेयर करते हैं, तो अगर जब तक पेमेंट नहीं किए, ठीक है, तब तक जितना फर्म की प्रॉफिट हुई है उसमें उसका प्रोपोर्शन प्रॉफिट लेने का भी अधिकार है उस डिसीज पार्टनर को, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी चीज कर सकता है एट हिज डिस्क्रिएशन, वो उसकी इच्छा पर है कि कैसे क्या करेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, ध्यान रखो यहाँ लिखा है कैसे प्रॉफिट का कैलकुलेशन। ओवरऑल हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है इस चैप्टर में एज पर आवर न्यू सिलेबस, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर। सो यही सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, आप ध्यान रखना। so, कह रहा है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, तो इफ द डेथ ऑफ अ पार्टनर ऑकर्स ऑन एनी डे ड्यूरिंग द ईयर, किसी भी दिन अगर मर गया ड्यूरिंग द मिड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, so the executor of deceased partner, executor means उसका उत्तराधिकारी, of deceased partner यानी मरने वाला पार्टनर, will also be entitled to share a profit earned by the firm from the beginning of the year. beginning of the year means अप्रैल 1 या जनवरी जो भी होगा, जनरली अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल होता है, so till the date of death। और मान लो कि 31, मान लो कि 1 जुलाई को उसका डेथ होता है, तो कैलकुलेट करो अप्रैल मई जून, 3 महीने का प्रॉफिट वो लेने का उसको राइट है। तो सच प्रॉफिट में बी ascertained फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। क्या क्या वो मेथड्स है हम लोग देखते हैं। पहला मेथड है ऑन टाइम बेसिस, मतलब पिछले कुछ समय के आधार पे जो प्रॉफिट अर्न हुआ है उसके आधार पे कर सकते हैं। और दूसरा है ऑन टर्नओवर और सेल्स बेसिस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, स्क्रीनशॉट डन। चलो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट। कह रहा है टाइम बेसिस, पहले हम लोग पढ़ते हैं ऑन टाइम बेसिस। तो बेटा देखो आप सभी लोग, ऑन टाइम बेसिस कह रहा है इन दिस मेथड वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर। देखना
यहाँ जो कि टाइम बेसिस है तो प्रॉफिट तो अभी करंट ईयर का कमाया गया नहीं है, अर्न किया नहीं गया है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि इस साल कितना प्रॉफिट हुआ है। तो इसीलिए मरने वाले पार्टनर्स का जो प्रॉफिट में शेयर देते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट या पास्ट फ्यू ईयर्स प्रॉफिट के आधार पे निकालते हैं। एंड द टाइम फॉर विच ही रिमेन्ड अ पार्टनर ड्यूरिंग द करेंट ईयर, तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट पे हम कैलकुलेट करेंगे और कितने दिन का बोल रहा है, द टाइम फॉर विच ही रिमेन्ड अ पार्टनर ड्यूरिंग द करेंट ईयर, यानी मरने तक, मरने वाले दिन से पार्टनर खत्म हो गया, सो मरने की तारीख तक और बिगनिंग से लेकर के जितना महीना दिन होता है उतने दिन का निकालेंगे हम प्रॉफिट। On the basis of last year profit, we shall calculate the proportionate profit up to the date of death and the calculate of deceased partner। मतलब कह रहा है कि देखो पिछले साल का अगर हम प्रॉफिट लेंगे तो वो पूरे एक साल का होगा, या पिछले कई सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो भी एक साल का होगा। तो उस एक साल के प्रॉफिट में से हम पहले प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। प्रोपोर्शनेट का मतलब अप टू डेट ऑफ डेथ। मान लो कि 1 जुलाई को मर रहा है तो 3 महीने तक काम किया, अप्रैल मई जून, ठीक है, तो जून 3 महीना हो रहा है तो एक साल के प्रॉफिट में से 3/12 करेंगे तो 3 मंथ्स का प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट आ गया अप टू डेट ऑफ डेथ। तो ये 3 महीने की जो भी प्रॉफिट आई होगी ये सभी पार्टनर का होगा। इसमें से कैलकुलेट करेंगे डिसीज्ड पार्टनर शेयर, तो मरने वाले पार्टनर का जो शेयर होगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। सो हम अभी समझाते हैं और भी आगे समझ में आ जाएगा। तो देखो आप अगला कह रहा है कि प्रॉफिट कैन बी कैलकुलेटेड अंडर टाइम बेसिस। देखो दो तरीका है, पहला ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर्स, यानी कुछ सालों का प्रॉफिट होगा उसका एवरेज निकाल लेंगे। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, दोनों ही टाइम बेसिस पे आते हैं, ठीक है। सो हम एक एक करके बताएंगे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। देखो आप ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट में हमने स्टेप लिया है, वी टेक द फॉलोइंग स्टेप्स। क्या क्या स्टेप लेना है? पहला स्टेप लेंगे हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट बोल रहा है तो हम पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? आप लोग चेंज इन प्रॉफिट रेशियो से ही पढ़ रहे हो। टोटल ऑफ प्रॉफिट ऑफ द पास्ट ईयर, मतलब पिछले कुछ सालों का दिया होगा, मान लो बोला है 3 इयर्स का प्रॉफिट, 3 साल का प्रॉफिट दिया होगा क्वेश्चन में, तो तीनों साल के प्रॉफिट को टोटल कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर, दैट विल बी 3। अगर 3 साल का प्रॉफिट है तो 3 ही होगा, डिवाइड करने पे आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, उसमें से एवरेज प्रॉफिट में से प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट निकालेंगे, जो था ना प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। तो कैसे होगा? प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट जो अभी अभी निकाला ऊपर हमने, इनटू मंथ बाई 12 करेंगे। अगर मान लो 3 महीने काम किया तो 3/12। अगर डेज मान लो कि 30 दिन का, मान लो कि 20 दिन काम किया तो 20/365, ठीक है। अगर डेज में किया तो डेज अपॉन 365 और मंथ्स में किया तो जितने नंबर ऑफ मंथ आएंगे अपॉन 12 करेंगे, तो वो आ जाएगा प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। फिर उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर। देखो जो मैंने ऊपर स्टेटमेंट लिखा है ना, कैलकुलेट द डिसीज पार्टनर, यही यहाँ पर आ रहा है। प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर इज इक्वल टू प्रॉफिट अप टू डेथ जो अभी अभी कैलकुलेट किया, यह सेकेंड स्टेप में। फिर इंटू करेंगे शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, तो ये आ जाएगा मरने वाले पार्टनर्स के हिस्से का प्रॉफिट। तो ये किसके बेसिस पे निकाला हमने? ए, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर। यू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट आप ले लो। डन? ओके, सो स्टूडेंट्स हम लोग अब आगे नेक्स्ट लास्ट ईयर प्रॉफिट वाला भी देख लेते हैं। लास्ट ईयर प्रॉफिट में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। आप देखोगे ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, लास्ट ईयर के प्रॉफिट में क्या है आप देखो। सबसे पहले हम लिखेंगे डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, एक ही स्टेप में बता देते हैं। एवरेज प्रॉफिट जहाँ लिखते थे वहाँ लिखेंगे लास्ट ईयर प्रॉफिट इनटू मंथ बाई 12 या डेज बाई 12 आप लिख लोगे। तो मंथ बाई 12 करते तो आता सिर्फ अप टू डेथ, लेकिन उसी में डायरेक्टली हम इनटू कर दे रहे हैं शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर, तो एक ही स्टेप में आपका आ जाएगा डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। आप एवरेज प्रॉफिट में भी कर सकते हो, एवरेज प्रॉफिट इनटू मंथ बाई 12 इनटू शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर। ठीक वही चीज हम लोगों ने यहाँ भी किया है, ठीक है। सो आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन?
लास्ट ईयर प्रॉफिट कैसे है और क्या करना है। तो अब हम लोग चलते हैं, कोई एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं जिससे आप लोगों को समझ में आएगा। अभी सेल्स बेसिस भी एक है, अगर देख लेते हैं सेल्स बेसिस का भी फॉर्मूला लिखवा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। तो नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट ऑन टर्नओवर और सेल्स बेसिस। तो कितने कितने रुपए का सेल हुआ है अप टू डेट ऑफ डेथ, उसके बेसिस पे भी फार्मूला लिखवा ही देते हैं पहले। चलो देखो लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, स्टेप्स टू कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर। किस बेसिस पे? ऑन टर्नओवर। सो सबसे पहला हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। कैसे होगा? तो देखो जैसा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिए हो स्टूडेंट, ध्यान से समझना इसको। तो इज इक्वल टू लिखा है प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर दिया होगा क्वेश्चन में, प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर सेल्स। तो अगर लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया है और लास्ट ईयर का सेल है तो पहले लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर सेल्स इनटू, अब करेंट ईयर का सेल दिया होगा सेल्स अप टू डेट ऑफ डेथ, तो इनटू सेल्स ऑफ डेट ऑफ डेथ कर देंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। यहाँ मंथ की जरूरत नहीं है क्योंकि सेल जो दिया है ये वो अप टू डेथ का ही दिया है, तो इसके आधार पर निकालेंगे तो आपका उतने ही दिन का प्रॉफिट आएगा। एक अल्टरनेटिव तरीका भी है निकालने का सेल्स में, आप उसको भी लिख लो। और एन अल्टरनेटिव मेथड्स, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट वी कैलकुलेट रेट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला भी ठीक है और रेट वाला भी बता देते हैं। कभी कभी रेट आपको कैलकुलेट नहीं करना होता है, रेट दिया होता है, तो आपको पहला स्टेप ये नहीं करना पड़ेगा जब रेट दिया होगा तो। ठीक है, तो रेट अगर निकालना है तो कैसे करेंगे वो देखो आप। तो फर्स्ट वी कैलकुलेट रेट ऑफ प्रॉफिट एज लास्ट ईयर्स प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल। देखो ऊपर भी वही है प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर सेल्स, तो यहाँ पर भी वही है लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल्स, बट इनटू हमने क्या कर दिया यहाँ 100। जैसे इंटू 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा रेट ऑफ परसेंटेज आ जाएगा प्रॉफिट, और वहां हमने क्या किया था सेल्स अप टू डेथ लिख दिया था, तो डायरेक्टली हमारा आ गया था प्रॉफिट। बट कभी कभी आपको ऐसे भी अगर मिल सकता है तो आप परसेंटेज निकाल लिए। अब परसेंटेज निकालने के बाद सेकेंड स्टेप लोगे प्रॉफिट अप टू डेथ, तो सेल्स अप टू डेथ जो लिखा हुआ है मतलब जो दिया होगा क्वेश्चन में वो लिखेंगे, इनटू जो अभी अभी आपने परसेंटेज फाइंड किया उससे मल्टीप्लाई कर दो रेट ऑफ परसेंटेज डिवाइडेड बाई 2, तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। अब इसके में से करेंगे क्या, ये तो प्रॉफिट अप टू डेथ आया। अब करेंगे थर्ड स्टेप प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, क्योंकि हमको तो यही चाहिए मरने वाले पार्टनर का प्रॉफिट। सो आएगा प्रॉफिट अप टू डेथ इनटू शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। ठीक है, तो मरने वाले पार्टनर का मल्टीप्लाई कर देंगे रेशियो का, तो आ जाएगा उसके हिस्से का प्रॉफिट। अब क्वेश्चन ये होता है कि जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। जर्नल एंट्री, सो देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में दो चीजें हो सकती हैं। अगर लास्ट ईयर प्रॉफिट के आधार पे किया तो हो सकता है लास्ट ईयर प्रॉफिट है उसके आधार पे कर रहे हैं या एवरेज प्रॉफिट पे, तो हम कैसे करेंगे जर्नल एंट्री। तो जितना भी प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे उसको जर्नल एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मरने वाले सॉरी रिटायरिंग मैंने लिख दिया, यहाँ डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा, आप लोग इसको डिसीज कर लोगे स्टूडेंट्स। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, यहाँ पर जो मैंने रिटायरिंग लिखा है वो रिटायरिंग ही एक तरीके से है बट वो लाइफ से रिटायर हो गया। ठीक है, तो आप उसको डिसीज्ड जो है यहाँ कर लेंगे, यहाँ पे डिसीज पार्टनर लिखेंगे जहाँ मैंने रिटायरिंग लिखा है, मैं यहाँ हिंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये एक मिनट, चलो ठीक है अभी वेट। यस स्टूडेंट, यहाँ ध्यान रखो जहाँ मैंने रिटायरिंग को अंडरलाइन किया है यहाँ पे डिसीज्ड लिख लोगे, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल, यानी मरने वाला अगर मान लो जेड है तो जेड कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो अब ध्यान रखना यहाँ पे। अब हम लोग आते हैं वापस से कि ये तो जर्नल एंट्री तब करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस को डेबिट करेंगे और रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल या डिसीज पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट करेंगे कब, जबकि प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट या
लास्ट ईयर प्रॉफिट है, बट इफ देयर इज लॉस इन प्लेस ऑफ प्रॉफिट, मान लो कि क्वेश्चन में बोला है कि मरने वाले पार्टनर्स का जो प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाएगा अप टू डेथ, वो पिछले साल के प्रॉफिट के आधार पे देना है। और जब हम चेक करने गए पिछले साल, तो पिछले साल तो मान लो लॉस दिया है, तो अब हमें लॉस पे ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि पिछले साल प्रॉफिट भी हो सकता था, लॉस भी हो सकता था। और बोला है कि जो भी उसे प्रॉफिट या लॉस में शेयर देना है वो लास्ट ईयर के आधार पे देना है, अगर बोला है। और मान लो सपोज दैट कि लास्ट ईयर लॉस दिया है इन प्लेस ऑफ प्रॉफिट, तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन उसी तरह करेंगे, मंथ और नंबर ऑफ डेज जो भी होगा निकालेंगे और शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर निकालेंगे, लेकिन एंट्री क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। यहाँ एंट्री, यहाँ रिटायरिंग पार्टनर जो लिखे हैं वहाँ डिसीज पार्टनर्स कैपिटल लिख लेना, और टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो देखो ऊपर प्रॉफिट के केस में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल क्रेडिट था, और लॉस के केस में रिवर्स हो जाएगा, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये तो हो गया जनरल एंट्री। अब एक नोट बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऐड हो चुका है सिलेबस में, वो ध्यान रखो। नोट मैंने लिखा है, इफ देयर इज चेंज इन न्यू रेशियो। चेंज मीन्स क्या होता है, अभी तक रिटायरमेंट में मैंने एक बार बताया था कि अगर मान लो एक्स वाई और जेड है, इनका रेशियो 3:2:1 है, और जेड रिटायर होता था, तो नया रेशियो एक्स वाई का वही ओल्ड रेशियो हो जाता था 3:2, और गेनिंग रेशियो भी वही होता था। तो स्टूडेंट डेथ में भी वही चीज़ है, मान लो एक्स वाई जेड हैं और 3:1 में शेयर करते हैं, और जेड का डेथ हो जाता है, जेड डाइज, तो बचा कौन, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई का न्यू रेशियो क्या होगा, 3:2 होगा, और गेनिंग रेशियो भी 3:2 होगा, राइट। लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर से नया रेशियो या गेनिंग रेशियो इनका ओल्ड रेशियो ही है, जैसा अभी बताया, तब तो ये जनरल एंट्री करेंगे जो आपके सामने हैं। प्रॉफिट के केस में पीएल सस्पेंस डेबिट टू डिसीज पार्टनर, और लॉस के केस में डिसीज पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। लेकिन अगर क्वेश्चन में नया रेशियो या गेनिंग रेशियो चेंज हो जाता है, ठीक है, मान लो कि एक्स वाई जेड 3:1 में शेयर करते थे, जेड का डेथ हो गया और बोल रहा है कि ए और बी का अब नया रेशियो 1:1 होगा, तो अब ये क्या हुआ, नया रेशियो चेंज हो गया। नया रेशियो जैसे ही चेंज होगा तो गेनिंग रेशियो आल्सो विल बी चेंज, सो न्यू रेशियो या गेनिंग रेशियो दोनों ही चेंज हो जाएगा। सो इस केस में हम मरने वाले पार्टनर का जो प्रॉफिट में शेयर होगा उसको पीएल सस्पेंस के नाम से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। तो मरने वाला पार्टनर का तो जनरल एंट्री में जो जगह है वो वही रहेगा, लेकिन पीएल सस्पेंस हट जाएगा, उसकी जगह गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर देंगे। गेनिंग पार्टनर का मतलब रिमेनिंग पार्टनर, ठीक है। सो वी रिकॉर्ड प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर्स इन गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो याद रखना पीएल सस्पेंस वर्ड तभी यूज करेंगे प्रॉफिट देने के लिए जबकि उनके न्यू रेशियो या गेनिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं हुआ, सब ओल्ड रेशियो ही है। लेकिन अगर से उनका रेशियो चेंज हो गया है तो इस केस में गेनिंग पार्टनर्स डेबिट कर देंगे और डिसीज पार्टनर्स क्रेडिट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स। तो एक क्वेश्चन से मैं समझा देता हूं आप लोगों को, बाकी आप लोग बुक से लगाएंगे फिर। सो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम शेयरिंग। A, B and C were partners in a firm. B died on 31st August 2018. B's share of profit from the closure of the last accounting year till the date of death, ठीक है, was to be calculated on the basis of average। देखो बोल रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है, एवरेज ऑफ 3 completed years profit before death। मरने से पहले के 3 completed ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। जिस ईयर में मर रहा है उस ईयर का प्रॉफिट नहीं, उस ईयर तो हुआ ही नहीं होगा, उसके ठीक पहले के 3 साल का प्रॉफिट लेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे उसके आधार पे। सो प्रॉफिट फॉर द ईयर्स एंडिंग 31 मार्च 16, 17 और 18, ठीक है, क्योंकि अगस्त 18 में मर रहा है और तो ये मार्च 18 का प्रॉफिट है आपके सामने, मार्च के बाद अगस्त आता है। तो प्रॉफिट है 40,000, 50,000 और 72,000 ये दिया हुआ है। सो रेस्पेक्टिवली द फर्म क्लोजेज इट्स बुक ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। सो कैलकुलेट बीच शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हर डेथ एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द सेम एज्यूमिंग। देखो यहाँ 2 केस दिया है बेटा, ध्यान से समझना। लिखा है देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब इनका ओल्ड रेशियो ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है नया वाला, और गेनिंग, तो इस केस में हम प्रॉफिट को पीएल सस्पेंस से रिकॉर्ड करेंगे। दूसरे वाले में कह रहा है देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 7:5। तो स्टूडेंट
आप देखो कि यहाँ नया रेशियो 7:5 है, और आप चेक करो इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो क्या है। कौन बताएगा मुझे ओल्ड रेशियो क्या है? जस्ट आई वांट टू नो। तो अनिकेत, कैन यू स्पीक कि व्हाट इज द ओल्ड रेशियो इन दिस क्वेश्चन? अनिकेत, अंजलि, अंजलि। यस सर। हाँ बेटा, व्हाट इज ओल्ड रेशियो इन दिस क्वेश्चन? ओल्ड रेशियो इज गिवन और नॉट? बेटा ओल्ड रेशियो इज गिवन और नॉट इन दिस क्वेश्चन? ओल्ड रेशियो दिया है या नहीं दिया है? चलो अंजलि, आर यू गेटिंग? अंजलि, अंजलि उपाध्याय, आर यू गेटिंग? बेटा व्हाट इज द ओल्ड रेशियो इन दिस क्वेश्चन? सर नहीं दिया है। हाँ, नहीं दिया है। तो नहीं दिया है तो क्या होना चाहिए? कोई बताएगा? आप लोगों में से कोई भी एक बता सकता है। इफ ओल्ड रेशियो इज नॉट गिवन, सो व्हाट विल बी द ओल्ड? 1:1। वेरी गुड, वेरी गुड, इक्वली। सो इसका मतलब ए का भी 1, बी का भी 1 और सी का भी 1, यानी 1/3, 1/3, 1/3, है ना? तो ओल्ड रेशियो इनका इक्वली माना जाएगा, कुछ नहीं दिया है। और यहाँ पर नया रेशियो इनका 7:5 दे दिया तो चेंज हो गया। सो पहले हम ए वाले केस में बताने जा रहे हैं, आप सभी लोगों को ध्यान रखना। पहला केस ए जो है, देयर इज नो चेंज। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, प्रॉफिट कैसे निकालना है? तो स्टेप मैंने लिखवाया है। अगर एवरेज प्रॉफिट के आधार पे कहता है तो पहला स्टेप आप लेंगे टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। So average profit is equal to total of profit 40,000, 50,000 plus 72,000 upon 3 will be 1,62,000 upon 3. यहाँ 10 मैंने कम लिख दिया है, my mistake. You will complete it. 1,62,000 divided by 3, so you will get 54,000. This will be the average profit. अब इसमें से क्या करना है? कौन डाइस कर रहा है? B. तो B's share of profit is equal to average profit 54,000 into नंबर ऑफ मंथ बाई 12। तो कब कितने दिन वो काम किया चेक करो। 31 अगस्त को वो डेथ कर रहा है, ठीक है? और आपका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल से, तो कैलकुलेट करो अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त भी लेंगे क्योंकि अगस्त आपका 31 है, यानी पूरा अगस्त काम कर चुका है, यानी 5 मंथ्स। सो हम यहां पर लिखेंगे 5/12, ठीक है? अब उसमें से बी का शेयर कितना था ओल्ड? 1/3, चूंकि इक्वली थे सब लोग, तो आ रहा है बी का शेयर 7,500, ठीक है? तो अब इस अमाउंट से जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट रेशियो चेंज नहीं है। तो आप देखो यहां, तो यहां पर स्टूडेंट प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट 7,500 टू रिटायरिंग पार्टनर मैंने लिख दिया है बाय मिस्टेक। यू शुड राइट, यहां पर क्या लिखेंगे? बीस कैपिटल अकाउंट। ओके, आप सभी लोग अपने से यहां लिख लेंगे। जस्ट यहां पर आपको लिखना है 20 कैपिटल अकाउंट, ठीक है? यहां पर डेथ हो रहा है 20 का, ठीक है? यहां बी लिखेंगे, ठीक है? ओके, सो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा यहां पर कैसे हुआ। पहले हम प्रॉफिट निकाल लिए और उसको बांट दिए। अब आते हैं हम लोग कि दूसरा वाला केस बी, जब इनका रेशियो चेंज हो गया है। तो देखो स्टूडेंट, पहले वर्किंग नोट फॉर केस बी। तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो, एज यू नो। सो ए का जो नया रेशियो है, देखो यहाँ बी का हमने बाय मिस्टेक लिख दिया, सी होगा, बहुत सारे मिस्टेक्स है। ए का जो न्यू रेशियो है 7/12 और ओल्ड रेशियो है 1/3। सो सॉल्व करने पे आ रहा है 3/12, और यहाँ जो मैंने बी लिखा है यहाँ सी होगा, क्योंकि बी तो रिटायर हो चुका, मतलब डेथ हो गया बी का। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर बी की जगह आप लिखेंगे सी, ठीक है? तो यहाँ सी होना चाहिए। तो लिखेंगे सी का जो नया रेशियो 5/12 है और ओल्ड रेशियो 1/3 है। सो ये गेन कर रहा है 1/12। सो 3:1 इनका हो गया गेनिंग रेशियो। अब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इसी को। तो 7,500 एवरेज प्रॉफिट पे ही निकालना है, बट उसको रिकॉर्ड गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में करना है। तो ए और सी का कैपिटल डेबिट हो जाएगा और बी का कैपिटल क्रेडिट रहेगा एज इट इज। सो देखो आप यहाँ पर लिखा है कि ए एंड बी कंपनसेट, जो मैंने लिखा है सी कंपनसेट होगा वहां पे, ठीक है? सभी जगह आप लोग करेक्ट कर लोगे अपने से, पेन कॉपी लेके बैठे। यहाँ पर हो जाएगा सी, ठीक है?
स्टूडेंट्स, तो आप सी लिखेंगे वहाँ। सो ए विल कंपनसेट 7500 इंटू 3/4, तो 5625 देगा, एंड सी विल कंपनसेट 7500 इंटू 1/4, 1875। ठीक है, अब जर्नल एंट्री पास करना है सी का। सो यहाँ देखो हमने नीचे उल्टा लिख दिया है, इसको सब जगह सही करना है, बी को सी, हमने लास्ट वाले को मान लिया है बाय मिस्टेक। तो यहाँ पर बी की जगह ए कैपिटल डेबिट और सी कैपिटल डेबिट, और यहाँ पर जो है यहाँ पर हो जाएगा बी। ठीक है, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। तो याद करो, ध्यान से इसको रख लो। एसएस, यू कैन टेक द एसएस, ए इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू बी इज कैपिटल अकाउंट। सो समझ में आ गया होगा कि जब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है तो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में करेंगे, और जब नो चेंज तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस वर्ड यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, so you can take the screenshot of it. So now almost your class is over. Is there any confusion? Now you can start asking your queries. अब किसी को जो कुछ पूछना है वो पूछ सकता है।